मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच न जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। सर इनके क्या बोला तुमने? मैं बोला हूँ मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंच न जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। देखिए मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। आप कितने अच्छे दिन की अपेक्षा रखना चाहते हो? सारे राम विरोधी तो राम भक्त हो गए। वो परेश रावल 2012 में घटिया सी मूवी लाकर ये बता रहा था मंदिरों में भगवान नहीं होते, वो भी पिछले साल ताजमहल के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहा था। एक बात और, जो कहते थे कल तक कि राम कहाँ पैदा हुए, राम तो काल्पनिक है, राम कहाँ पैदा हुए कागज दिखाओ, उनसे ही उनका असली नाम और असली काम पूछ लिया जाए तो बता पाएंगे ये लोग? बता पाएंगे नहीं। सर देखिए 4 नींबू निचोड़ने से इतना दूध नहीं पड़ता जितने इनके दिमाग की नसें फटी हुई है। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर प्रभु श्री राम के मंदिर पे ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अरमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। क्या ही घटिया और बकवास फिल्म बनाई है इन पाकिस्तानी लवर्स ने। भाई इस फिल्म को बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने ऐसे प्रमोट किया जैसे ये कोई मास्टरपीस हो, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि इस फिल्म में एक पाकिस्तानी एजेंट भारत आता है और हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को तबाह करता है। हमारे ऑफिसर्स का मरना, उनकी हताशा दिखाना, ऐसा लगता है कि यश राज फिल्म्स को इस मूवी से पैसा कमाना ही नहीं था, बल्कि धुरंधर की जो बौखलाहट और जलन थी उसे मिटाने के लिए ये हरकत करी है इन छछुंदरों ने। लॉजिक तो देखो भाई, धुरंधर का एजेंट इंडिया से नेपाल जाएगा, नेपाल से अफगानिस्तान जाएगा और वहां के खतरनाक बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसेगा, वहां चाय की दुकान पर रहने के लिए संघर्ष करेगा, तब जाकर बर्तन मांजने को मिलेगा, बलोच और उर्दू भाषा सीखेगा, तब जाकर वहां बड़ा आदमी बनेगा ताकि शक ना हो। और अल्फा का एजेंट भाई वो पाकिस्तान से डायरेक्ट सरकारी बस पकड़ेगा, भारत आएगा और सीधे इंडियन आर्मी में घुस जाएगा। धुरंधर का एजेंट बलोच उर्दू पंजाबी मस्त बोलता है और अल्फा का एजेंट टूटी फूटी हरियाणवी से पूरी इंडियन आर्मी को हिला डालता है। सच कहूं तो मुंह से थूकते थूकते थूक खत्म हो जाएगा, लेकिन इस फिल्म का घटियापन नहीं। बड़े आए सीरम लगा के सोल्जर्स को अमर बनाने। माने डोभाल साहब यहाँ दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला रहे हैं और बॉलीवुड वाले फिल्मों में हमारे ही ऑफिसर्स को लाचार दिखा रहे हैं। शेम शेम। आ रहा है तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे? अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत होश में। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। बात तो सही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। और दूसरी बात, सोनम सर से मैंने बात की है, उनकी जो हेल्थ खराब होती जा रही, मुझे उसको लेकर चिंता हो रही है। तो मैंने सर को कहा भी, सर आप अनशन करने की जरूरत नहीं है, आपके अनशन किए बिना भी हम ये प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं। बात तो सही है। अन्ना हजारे का जो रोल है अभी, उसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी? सॉरी, अन्ना हजारे की जो रोल है उसमें आपकी लोगों की क्या भूमिका है? अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है युवाओं को ये अब चीज हाथ में लेने दो।
जो लोग 60-70 के हो गए ना वो रिटायर हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे एक्टिविज्म हो, वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए। फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए। कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे। सोनम सर, आप स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये माइनस मार्क लाने वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं, इनका पॉइंट उठा लें क्या? अच्छा, ये आपके मैनिफेस्टो में नहीं है, तो ये इकोनॉमिकली गुड फैमिलीज को भी रिजर्वेशन मिल जाता है और डिजर्विंग स्टूडेंट जो है वो पीछे रह जाता है, ये भी आपके मैनिफेस्टो में नहीं है। अच्छा, तो अंबेडकर जी ने बोला था कि रिजर्वेशन शुड एंड विद टाइम, ये पॉइंट भी आपके मैनिफेस्टो में नहीं है। लेकिन टीएमसी इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन, अंबानी अडानी, निकोबार, जय भीम, ये परेड, ये सब आपके मैनिफेस्टो में है। सूचना के लिए बता दीजिए कि बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे? मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था। मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भेज, और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे। उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ आपका ईरान से, तेहरान से। यहाँ पर मैंने नहीं सोचा था, यकीन जानिए 1 हफ्ते पहले तक भी, कि मैं इतनी जल्दी ईरान आ जाऊंगी। 16 साल बाद मैं ईरान लौटी हूँ। ये बिल्कुल बदला बदला सा ईरान नज़र आ रहा है। इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, अभी लैंड हुई हूँ, और उत्साह का आलम यह है कि आपको पता नहीं क्या क्या दिखाना और क्या क्या बताना चाहती हूँ। आपने देखा है पिछले 24 घंटे के दौरान किस तरह से पूरी दुनिया से लोग आके और अयतुल्ला अली खामने के जनाजे पर रो रहे हैं। मुंबई में जून भर की बारिश सिर्फ 2 दिनों में हो गई है। मुंबई और केरल के बीच बारिश में अंतर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण आ रहा है। बीएमसी के प्रमुख प्रवीण परदेसी ने मीडिया से कहा है कि क्लाइमेट चेंज का नतीजा है ये। 2 दिनों में पूरे महीने के बराबर बारिश नहीं हुई थी कभी। अभी 2 दिनों में 550 मिलीमीटर बारिश हुई है। इतनी बारिश का औसत 20 दिनों का होना चाहिए। इसका मतलब है कि अभी और ऐसी बारिश हुई तो मुंबई मुश्किल में पड़ जाएगी। मुंबई में कहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड तो नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में बारिश ज्यादा हो रही है। 24 घंटे में 670 मिलीमीटर बारिश सामान्य नहीं है, बहुत ज्यादा है। इस तरह की तस्वीरें आम होती जा रही हैं। भ्रष्टाचार की बात हर साल मुंबई में होती है, हर साल यही तबाही दोहराई जाती है। मुंबई दुनिया के बड़े शहरों में गिनी जाती है। हर साल बारिश में इसकी हालत बता रही है कि इस शहर ने भ्रष्टाचार को साल भर होने वाली बारिश की तरह गले लगा लिया है। इस शहर को अब भरोसा नहीं रहा कि भ्रष्टाचार कभी खत्म हो सकता है। असल में शहर ने भरोसा नहीं खोया, बल्कि भ्रष्ट ताकतों से समझौता कर लिया। जिस दिन मुंबई के लोग आम लोगों की बात करने लगेंगे, उस दिन भ्रष्टाचार की लड़ाई बदल जाएगी और बारिश भी बेहतर हो जाएगी। वह भरोसा लौट आएगा कि मुंबई को भ्रष्टाचार और बारिश की तबाही से मुक्त कराया जा सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। आपको पता नहीं होगा, राहुल गांधी वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन सिर्फ जब बीजेपी पावर में हो। आपको याद होगा राहुल जी निकोबार आइलैंड्स गए थे क्योंकि वहाँ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उसके विरोध में कि वहाँ लाखों पेड़ काटे जाएंगे एंड खूब इमोशनल वीडियोस भी बनाई। लेकिन इनका दोगलापन देखो कि कर्नाटका में जब 2 लाख पेड़ काटे जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, सॉरी कांग्रेस गवर्नमेंट, बीडीडी में एक AICT बना रही है और वहाँ के लोग पिछले 1 साल से राहुल गांधी को लेटर भेज रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज पे एक शब्द नहीं बोला। पता है, राहुल गांधी को इन्वायरमेंट सिर्फ तब दिखता है जब उससे कोई उनका पॉलिटिकल बेनिफिट हो। अगर राहुल गांधी को सच में इन्वायरमेंट की चिंता है तो उनको शुरुआत अपने ही रूलिंग स्टेट से करनी चाहिए। अब ये वीडियो उनको शेयर कर दो जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के टाइम बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट बने हुए थे। बात तो सही है। मैं एडवोकेट हूँ लखनऊ हाईकोर्ट में। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस की देन क्या क्या थी, मैं दूसरी तरीके से गिनवा देता हूँ आपको। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। पाकिस्तान को दो टुकड़ों में खड़ा करके एक जगह इंदिरा गांधी ने बनाया, वो कांग्रेस की देन थी। गेल बनाया, जितनी भी भारत की कंपनियां थी उनको बनाया, जिसको आज प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं। कब आजादी में अगर किसी का योगदान रहा तो वो कांग्रेसियों की देन थी, नहीं तो आपके वैचारिक परिवार से जो लोग आते थे वो क्या क्या करते थे। और गांधी किसके थे? गांधी कांग्रेस के थे। गांधी उस समय के कांग्रेस के थे। बोल दिया, अब मेरी सुन। भैया लॉयर हैं, पहले तो इनका
बहुत सम्मान है, लेकिन भैया का कुछ करेक्शन कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब देश आजाद हो रहा था तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा मेरे लाश पे से होगा, लेकिन बाद में वो भी पलट गए। क्यों पलट गए? जब बलूचिस्तान गुहार लगा रहा था कि मुझे भारत में जोड़ लिया जाए, उस समय जोड़ लेते तो आज सत्ता से नहीं जाते। 1990 का जेनोसाइड तो याद ही होगा सर को। उस समय सरकार किसकी थी सर? 2 प्रधानमंत्री थे, 1990 में भी और 1991 में भी। ये पूछेंगे कौन कौन? सर आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे हर लॉयर है, इनका तो जानकारी होनी चाहिए। उस समय का जेनोसाइड क्यों नहीं रोका कांग्रेस? कश्मीर भारत का होते हुए भी भारत का नहीं था, 370 और 35 लगने के कारण। कांग्रेस के नेता क्या बोलते थे कि 370 और 35 से जिसके बाप में दम है हटा के दिखा तो भारत में नरसंहार हो जाएगा। काल ठोक के मोदी जी ने हटा दिया। कहाँ हुआ नरसंहार? कश्मीर में गिरा क्या एक भी खून? भाई साहब जवाब दीजिए।